प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जीवों के जनन के तीसरे सत्र में आपका स्वागत करते हैं। आशा करता हूं कि आप पिछले सत्रों में जो पाठ्यक्रम बताया गया था उससे आपको इस अध्याय को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे होंगे। आइए हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, आप अपने पिछले सत्रों को स्मरण करें जहां हमने लैंगिक जनन, एक कोशीय तथा बहुकोशीय अलैंगिक जनन संरचनाएं, कायिक प्रवर्धन तथा इसके लाभ के विषय में पढ़ा था। अपने इस सत्र में आगे बढ़ते हुए हम आज लैंगिक जनन के विषय में कुछ वार्तालाप करेंगे। आइए अध्याय का अवलोकन करें। लैंगिक जनन, पादप और जीव में आज के इस सत्र में निम्नलिखित अध्याय के परिणाम देखेंगे। पहला, लैंगिक जनन और उससे पैदा हुई संतति की विशेषताएं। दूसरा, लैंगिक व अलैंगिक जनन में भेद। तीसरा, पादपों व जीवों में लैंगिक जनन अवस्था का विश्लेषण। चौथा, प्राइमेट व नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में चक्रीय परिवर्तन, मौसमी प्रजनक और ऋतुनिष्ठ प्रजनक। विद्यार्थियों, अगर आपको याद होगा कि हमने अपने पहले सत्र में लैंगिक जनन की विशेषताओं के साथ उसका अलैंगिक जनन से ज़्यादा जटिलता के विषय में पढ़ा था। आइए लैंगिक जनन की विशेषताओं को याद करें। पहला, युग्मक निर्माण। नर और मादा युग्मक जनन के लिए विशेष कोशिकाएं विपरीत लिंग के समान या अलग अलग व्यक्ति या जीव द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा, युग्मकों का संलयन। युग्मनज युग्मकों के संलयन का परिणाम होता है जो आगे चलकर एक नए जीव में विकसित होता है। क्या आप पिछली कक्षा में पादप में लैंगिक जनन का स्मरण कर पा रहे हैं? आइए इस चित्र के द्वारा आपको स्मरण कराता हूँ। हम किसी पुष्प का निरीक्षण करते हैं जो एक किसी परिपक्व पौधे का जनन अंग है। पुष्प में दो युग्मक पाए जाते हैं। नर युग्मक को पराग जो कि पराग कोश में एकत्रित रहते हैं और मादा युग्मक बीजांड जो कि अंडाशय में उपस्थित होती है। आइए इसे और ध्यान से तथा नज़दीक से देखें। नर और मादा युग्मकों यानी पराग तथा बीजांड के संलयन को निषेचन कहते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। यही युग्मनज बाद में भ्रूण तथा बीजांड बीज का निर्माण करता है। यही बीज बाद में एक नए पौधे को अनुकूल अवस्था में जन्म देता है। विद्यार्थियों, लैंगिक जनन किस प्रकार अलैंगिक जनन से अलग है, आइए देखें। हमें पता है अलैंगिक जनन में बिना युग्मक के जनन होता है, जबकि लैंगिक में युग्मक निर्माण अहम है। अलैंगिक में बिना युग्मक संलयन के संतति की वृद्धि होती है, जबकि लैंगिक में युग्मक संलयन होता है। अलैंगिक जनन में संतति अपने जनक के बिल्कुल समरूप क्लोन होता है, जबकि लैंगिक में संतति में रूप भेद होता है। आइए देखें, हमारे कुछ जीव अपने बच्चों व अंडों के साथ हैं। ये सभी लैंगिक जनन से उत्पन्न हुए हैं। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग के दो जनक होते हैं, एक नर और एक मादा। युग्मक का बनना, युग्मकों का संलयन, युग्मनज का बनना तथा भ्रूण बनकर एक संतति के रूप में उत्पन्न होना, ये सभी प्रक्रिया लैंगिक जनन के महत्वपूर्ण आधार हैं। हम यह निरीक्षण करते हैं कि ये सभी जीव आकार, प्रकार, आंतरिक संरचना तथा फिजियोलॉजी में भिन्न हैं, मगर लैंगिक जनन की प्रक्रिया सभी में एक समान ही होती है। अब हम पादप और जीवों में लैंगिक जनन की विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता यह है कि सभी जीवों को आगे बढ़ने से पहले विकास और परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचना होता है। जीवों में जीवन के दो चरण होते हैं, जो कि लैंगिक जनन के शुरू होने तक किशोर अवस्था तथा जनन अवस्था। किशोर अवस्था एक जीव के विकास की अवधि, उसके जन्म के बाद प्रजनन परिपक्वता
तक पहुंचने से पहले तक पादप में इसे हम कायिक अवस्था या प्रावस्था कहते हैं। जनन अवस्था वह अवधि है जब जीव प्रजनन परिपक्वता तक पहुंचता है, प्रजनन की क्षमता प्राप्त करता है। आइए पुष्पीय पादप का जीवन चक्र देखते हैं। यह काफी परिचित सा है। पुष्पीय पादप हमेशा एक बीज के अंकुरित होने से ही उत्पन्न होता है, जिसमें एक भ्रूण होता है। यही बीज, एक अंकुरित बीज, एक छोटा पौधा और बाद में परिपक्व पौधा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता आ जाती है, में कार्यान्वित होता है। परिपक्व होने के बाद यह जनन अवस्था में आता है, जहां पुष्प विकसित होते हैं। इसी पुष्प में नर और मादा युग्मक, पराग और बीजाणु पाए जाते हैं। यही युग्मक संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज एक भ्रूण में तब्दील कर जाता है। एक और दिलचस्प जीवन चक्र को देखते हैं, मेढक का जीवन चक्र। आप स्क्रीन पर मेढक का जीवन चक्र देख रहे हैं। अंडे पानी में डिंब टैडपोल को जन्म देती है, जो मछली की तरह होता है। इसमें सांस लेने के लिए मछली की तरह गल्फर होता है। जब यह डिंब परिपक्व होता है तो गल्फर, पूंछ गायब हो जाते हैं और पीछे के पैर बड़े हो जाते हैं और अंत में यह पानी से बाहर आ जाता है। परंतु जनन के लिए उन्हें पानी में जाना ही पड़ता है। यहाँ नर मेढक पानी में मादा युग्मक को अपने युग्मक से निषेचित करता है। यह बाह्य निषेचन का उदाहरण है। यहाँ अंडा देना तथा नर द्वारा शुक्राणु देना ही जनन अवस्था का ही उदाहरण है। यहाँ दोनों नर और मादा युग्मक देने में सक्षम है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पादप और जीव दोनों में किशोरावस्था और जनन अवस्था की अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अब हम उच्च पादपों में जनन अवस्था देखेंगे, जो पुष्पीकरण के साथ शुरू होती है। आप अपने आसपास के क्षेत्र में कुछ पौधों का ध्यान से निरीक्षण करें और पता करें इसमें पुष्प कब लगते हैं। आप माली, किसान इत्यादि से भी यह सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर कुछ पादपों के नाम देख रहे हैं। आइए इसके रिक्त स्थान को ध्यान से भरते हैं। यहाँ आपको इन पौधों के पुष्पीकरण का समय तथा ऋतु में कितनी बार इसमें पुष्पीकरण होता है पता करें। आपने बिल्कुल सही लिखा। गेंदा अक्टूबर में होता है, ऋतु में एक बार होता है। चावल अक्टूबर में होता है, ऋतु में एक ही बार होता है। गाजर फरवरी में होता है, लेकिन ये ऋतु में 2 बार होता है। आम मार्च में होता है, ऋतु में एक ही बार होता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पौधों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पुष्पीय पादप के 3 प्रकार होते हैं। पहला, वार्षिक। एक वर्ष या मौसम में बीज से फूल तक एक जीवन चक्र पूरा करते हैं। उदाहरण मक्का, गेहूं इत्यादि। दूसरा, द्विवार्षिक पौधे 2 साल या 2 मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। प्रथम वर्ष में अंकुरण और दूसरे वर्ष में फूल पैदा करते हैं, जिससे प्रजनन होता है। उदाहरण गाजर व बंद गोभी। तीसरा, बहुवार्षिक पौधे 3 वर्षों से अधिक समय में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। फूल भिन्न भिन्न पौधों में भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण नारियल एवं आम। इस कथन के साथ हम किस परिणाम पर पहुँचे? पहला, वनस्पति और प्रजनन चरणों को वार्षिक और द्विवार्षिक पौधों में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। बहुवर्षीय पौधों में वनस्पति और प्रजनन चरणों में अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया। दोनों चरण 12मासी पौधों की विभिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होते हैं। विद्यार्थियों, क्या आपको पता है कुछ पौधों में
पुष्पीकरण कई एक वर्षों के बाद होता है। आपने बांस का नाम सुना होगा। बांस की जाति के पादप अपने जीवन काल में सामान्यतः 50-100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं और बड़ी संख्या में फल पैदा करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। एक और उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। एक अन्य पादप नीला कुरेंजी स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जो 12 वर्षों में एक बार पुष्प देता है। यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में पाया जाता है। आखिरी बार यह 2018 में जुलाई से अक्टूबर तक इसमें फूल खिले थे। इस तरह के भी पौधे हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आइए मानव में परिपक्वता में आने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार करें। पुरुषों में परिवर्तन कुछ इस प्रकार होते हैं। चेहरे, छाती और जघन क्षेत्रों में बालों का विकास, आवाज में भारीपन आ जाता है, हड्डियां तथा मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होती है और शरीर में बदलाव आता है। स्त्रियों में परिवर्तन कुछ इस प्रकार होते हैं। अंगों और जघन क्षेत्र में बालों का विकास, शारीरिक आकार में बदलाव, ऋतुस्राव का मासिक होना। क्या इस तरह के बदलाव और भी जीव में देखे जाते हैं? आइए इसको ढूंढें। गैर प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, भेड़, हिरन आदि में होने वाले चक्रीय परिवर्तन मध्य या गर्मी की छोटी अवधि तक रहता है। मादाएं मध्य चक्र के दौरान अपने व्यवहार में मजबूत यौन आग्रह दिखाती हैं। उच्च प्रजनन ग्रहणशीलता के साथ गर्मी की अवधि होती है। रक्तस्राव का कोई योगदान नहीं होता। प्राइमेट स्तनधारी जैसे बंदर, मानव में होने वाले चक्रीय परिवर्तन अधिक समय तक रहता है। इसमें प्रजनन ग्रहणशीलता नहीं दिखाई देती है। कोई गर्मी की अवधि शामिल नहीं होती है। रक्तस्राव के बहने को शामिल करता है। विद्यार्थियों, यहाँ कुछ स्तनधारी हैं जो कभी कभी जनन करते हैं, जब अनुकूल परिस्थिति या मौसम में या फिर लगातार। कभी कभी जनन करने वालों को मौसमी प्रजनक कहते हैं। वे प्राकृतिक परिस्थितियों में कुछ अनुकूल मौसम के दौरान अपने प्रजनन चरण में चक्रीय परिवर्तन दिखाते हैं, जैसे बकरी, घोड़े, गाय, हिरन इत्यादि। लगातार जनन करने वालों को ऋतुनिष्ठ प्रजनक कहते हैं। वे अपने प्रजनन चरण के दौरान चक्रीय परिवर्तन दिखाते हैं, इसीलिए लगातार प्रजनन करने में सक्षम है, जैसे मानव, बंदर इत्यादि। हमने विभिन्न तरीकों के जनन चरण पादप और जीवों में देखा, जबकि उन्हें हम लोगों ने विभिन्न प्रकारों में बांट रखा था। हम यह भी जानते हैं कि एक न एक दिन इस अवस्था का समापन होगा और जीवों और पादपों में चयापचय की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जीव या पादप की मृत्यु हो जाएगी। बुढ़ापा शरीर के चयापचय को धीमा करने की अवस्था को कहते हैं और इसे सेनेसेंस भी कहा जाता है। प्रावस्था से प्रजनन अवस्था तक जीवों के संक्रमण को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? हार्मोन और कुछ पर्यावरणीय कारकों के बीच मेल जोल जीवों के प्रजनन के शारीरिक और व्यवहारिक संबंध दोनों पहलुओं को नियंत्रित करती है। आओ पुनरावृत्ति करें। लैंगिक जनन की विशेषताएं और अलैंगिक जनन से भेद हमने पढ़ा। वार्षिक, द्विवार्षिक और बारहमासी में वर्गीकृत करने वाले पौधे के वनस्पति और प्रजनन चरणों का वर्णन किया। चक्रीय परिवर्तनों के प्रकार, मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र एवं मौसमी प्रजनक और ऋतुनिष्ठ प्रजनक के विषय में भी पढ़ा। किशोर अवस्था से प्रजनन अवस्था तक जीवों के संक्रमण का नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है? विद्यार्थियों, अगले सत्र में हम लैंगिक जनन की घटनाओं के विषय में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपने इस सत्र को खूब ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। धन्यवाद।